नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में संचालित किए जा रहे निजी स्कूलों के द्वारा ली जा रही मनमानी फीस पर कड़ाई से रोक लगाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। राज्य शासन द्वारा राज्य के सभी कलेक्टरों को ये निर्देश दिए गए हैं कि निजी स्कूलों के द्वारा ली जा रही मनमानी फीस पर कड़ाई से रोक लगाए और इसके साथ ही कलेक्टरों को निर्देश नियम समितियों का गठन करने और छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम 2020 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम भूपेश बघेल इन दिनों राजनांदगांव के दौरे पर हैं, जहां वे खैरागढ़ विधानसभा की कमान संभाले हुए हैं। इसी सिलसिले में आज भी सीएम राजनांदगांव जिले के दौरे पर जाएंगे, जिसकी शुरुआत से डोंगरगढ़ मंदिर में जाकर माता के दर्शन भी करेंगे। सीएम भूपेश रायपुर पुलिस ग्राउंड हेलीपैड से प्रस्थान कर डोंगरगढ़ जाएंगे, जहां वे मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके बाद ये वहां से निकलकर गंडई रोड, अतरिया, बुंदेली, उदयपुर और पद्मावतीपुर में आम सभा को संबोधित करेंगे। अलग अलग जगहों में आम सभा को संबोधित कर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि खैरागढ़ उपचुनाव के लिए 40 से ज्यादा विधायकों की ड्यूटी खैरागढ़ में लगाई गई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कालीचरण की जेल से रिहाई हो गई है। केंद्रीय जेल से 94 दिन के बाद कालीचरण छूटे हैं। बड़ी संख्या में समर्थकों ने स्वागत किया। कालीचरण ने आकाशवाणी स्थित काली मंदिर माता का दर्शन भी किया। इसके साथ ही आपको बता दें कि कालीचरण पिछले 3 महीने से रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद थे। शुक्रवार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में कालीचरण की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी, जहां बिलासपुर हाईकोर्ट ने कालीचरण को देर शाम जमानत दे दी थी। देश में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिसे लेकर जांजगीर में कांग्रेस पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया। जांजगीर के कचहरी चौक में कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बाइट लेंगे। आईडी कहाँ है आप? ये उनका अंतिम समय आ चुका है कि पेट्रोल डीजल का भाव, रसोई गैस का भाव है। बिना पेट्रोल गाड़ी के तो एक कदम कोई चलने को तैयार नहीं है। ये अत्यंत आवश्यकता वस्तु क्या होगा, अत्यंत का सामना करना पड़ेगा। साथियों, जो परिवार में रहता है, महाराज जी कांग्रेस के सचिव, आज सबसे ज्यादा जरूरी है तो रसोई गैस
पेट्रोल लोगों के लिए कर ही नहीं पा रहे हैं। अभी महंगाई इतने चरम सीमा में है। दुर्ग जिले में अवैध नशे के कारोबारियों और नशे के सौदागरों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में जामोल थाना पुलिस टीम ने 2 आरोपियों समेत लगभग 2000 से भी ज्यादा नशीली गोलियां जब्त की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपियों के पास से अल्फाजोलम डिटिक्लोमिन नामक दवाई की लगभग 2012 नग गोलियां बरामद की गई है, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख बताई जा रही है। दवाई खासतौर से जो टेबलेट्स हैं, सिरप हैं, जिनका काफ़ी सूचनाएं मिली हैं, उस पर से दुर्ग पुलिस ने अभियान चल रखा है, जिस पर से जामुल पुलिस के द्वारा कल एक मेडिकल संचालक और उसका सप्लायर दोनों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 1000 से अधिक गोलियां, जो कि अवैध नशे की गोलियां हैं, उसको सीज किया गया है। इनके खिलाफ NDPS की कार्रवाई की गई है और इनको जुडिशियल रिमांड पर भेजा जाएगा। ये जामुल क्षेत्र से ही अपने मेडिकल स्टोर और दूसरा जो सप्लायर है वो दूर से गिरफ्तार हुआ है। बेमेतरा जिला प्रशासन बेमेतरा छत्तीसगढ़ के तत्वाधान में जिला पंचायत बेमेतरा और कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा के संयुक्त द्वारा मानस गान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य मानस मंडली को राज्य स्तर का मंच देते हुए ग्रामीण परिवेश में श्री राम वन गमन पथ और माता कौशल्या मंदिर और ननिहाल की जानकारी एवं भगवान राम के आदर्शों को जन जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से विकास खंड के बाद जिला स्तरीय 1 दिवसीय मानस गान प्रतियोगिता समारोह का आयोजन किया गया। बेमेतरा जिला मुख्यालय स्थित टाउन हॉल में ये आयोजन किया गया। इस 1 दिवसीय मानस प्रतियोगिता में कुल 4 विकास खंडों से चयनित 4 प्रतिभागी मंडलियों ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसमें नवागढ़ विकास खंड से मां अंबे मानस परिवार प्रथम स्थल हासिल कर जिले का नाम रोशन किए हैं। जांजगीर चांपा में पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी रचा रहे दूल्हे की जमकर पिटाई करने का वीडियो सामने आया है। ये पूरा मामला श्री नारायण बड़े मठ मंदिर का है, जहां रविवार को बलौदा बाजार निवासी सोम प्रकाश जायसवाल की शादी का कार्यक्रम चल रहा था। तभी उसकी पहली पत्नी भी अपने मायके वालों के साथ मठ मंदिर पहुंची और दूल्हे बने अपने पति की जमकर पिटाई शुरू कर दी, जिसके बाद दोनों पक्ष में जमकर मारपीट हुई और दोनों पक्ष ने श्री नारायण थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मेरी शादी 2017 में हुई थी सोम के साथ, और वो दूसरी शादी करने श्री नारायण गए थे। तो मेरे को सूचना मिली कि शादी की सूचना मिली, तो मैं शादी रुकवाने के लिए गई थी। तो वहाँ मेरे को मारपीट किए, तो मैं थाने में FIR दर्ज करवाई। प्रार्थी लेखराम जायसवाल थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह अपने बेटे को पूजा पाठ कराने मंदिर में श्री नारायण मंदिर में गए हुए थे। तो उसी समय उनकी जो बहू है, मतलब सोम प्रकाश जायसवाल है, उसकी पत्नी दामिनी जायसवाल, वो अपने भाइयों के साथ और अन्य के साथ आई और उनसे अपने बेटे का शादी कर रहे हो यह कहते हुए इन लोगों से हाथ मुक्का गाली गलौज किए, जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ मुक्का और लाठी डंडे से मारपीट किए। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना श्री नारायण में 294, 506, 323, 34 भादवी का अपराध कायम कर लिया गया है और विवेचना जारी है। इसी प्रकार दूसरे पक्ष से जो प्रार्थी लेखराम जायसवाल है, उसकी बहू सोम प्रकाश नारायण जायसवाल की पत्नी दामिनी जायसवाल, वह भी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि इनको सूचना प्राप्त हुई कि इनका जो पति है वह दूसरी शादी श्री नारायण के मंदिर में करने वाला है, कर रहे हैं। उस पर से यह अपने परिवार वालों के साथ पहुंची, जहां इनके पति और उसके ससुर सास जो है इनसे गाली गलौज किए, जान से मारने की धमकी देते हुए लाठी डंडे से और हाथ मुक्का से मारपीट किए। उनकी सूचना पर भी अपराध कायम कर लिया गया है। 147, 294, 506, 323 IPC का
और दोनों मामलों में विवेचना की जा रही है। कांकेर जिले के अंतर्गत पखांजूर में प्रतिभा की कमी नहीं है, जिसका उदाहरण पखांजूर के लाइफ एकेडमी स्कूल के बच्चों ने प्रस्तुत किया है। एक और जहां खेल की सुविधाओं की कमी होने के बावजूद भी वहां के बच्चों में पूरी तरह से खेल के लिए प्रभावित वो बच्चे दिखाई दे रहे हैं, जहां बच्चों में खेल की भावना इतनी है कि स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ खेल को भी जिम्मेदारी से अभ्यास कर रायपुर में होने वाले श्री रावतपुरा यूनिवर्सिटी में आरोहण 2022 स्टेट लेवल इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स कंपटीशन बास्केटबॉल प्रतियोगिता में शामिल होने जा रहे हैं। यह प्रतियोगिता 7, 8 और 9 अप्रैल 2022 को होगी। So we are so happy that we are going to play a match. हम बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, हम जानते हैं कि हम कर सकते हैं, हमारी टीम भी अच्छा मेहनत कर रहा है। आई नो वी कैन डू इट। हाँ, एक्चुअली ये मेरी शुरू से एक आशा थी। जब मैं पखांजूर आया 12 साल पहले, और हमारी आशा थी, लेकिन कुछ कारणवश और कुछ क्राइसिस की वजह से हम बास्केटबॉल कोर्ट नहीं बना पाए थे। तो अभी पिछले 4 सालों में हमने बनाया, और अभी जब चालू किए तो मुझे बहुत आनंदित हो रहा है। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हमारे 5 ज़िला, बस्तर संभाग के जो 5 ज़िला हैं, बीजापुर, नारायणपुर और उसके बाद अपना कानकेर, ये सब जगह मिला कर अगर देखा जाए सुकमा, तो पहला टीम है बास्केटबॉल का जो यहाँ से जा रहा है। क्या उम्मीद है बच्चों से? हमने अपनी तैयारी कर रखी है, और मैं आशा करता हूँ कि ये यहाँ से जाकर हमारे पखांजूर का नाम रोशन करेंगे। रायगढ़ में भाजपा की महिला कार्यकर्ता ने भाजपा के जिला अध्यक्ष उमेश अग्रवाल पर छेड़खानी की शिकायत की थी, जिस पर रायगढ़ में भाजपा के जिला अध्यक्ष उमेश अग्रवाल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, जिस पर कोतवाली पुलिस ने उमेश अग्रवाल के खिलाफ अपराध कायम कर लिया है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। थाना कोतवाली अंतर्गत एक पीड़िता ने आकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया कि 9 महीना पहले उसके साथ एक घटना घटित हुई थी, जिसमें उमेश अग्रवाल के द्वारा उन महिला के साथ, पीड़िता के साथ छेड़खानी की गई थी। इसमें 354 का मुकदमा दर्ज किया गया है और इसमें कार्रवाई की जा रही है। रायगढ़ जिले में एसपी अभिषेक मीणा के निर्देशन पर सट्टा के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आईपीएल क्रिकेट सट्टा पर लखनऊ और हैदराबाद के मैच में बॉल टू बॉल सट्टा खेल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से 4700 रुपए नकद, सैमसंग टीवी, मोबाइल और 31,000 का सट्टा पट्टी जब्त किया गया है। रायगढ़ में भगवान श्री रामचंद्र के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने और जिले की रामायण मंडलियों को प्रोत्साहित करने के लिए रायगढ़ शहर स्थित नगर निगम ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय रामायण मंडली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें आपको बता दें कि प्रतियोगिता में जिले के सभी विकासखंड से आई विजयी रामायण मंडली ने शिरकत भी की। शबरी गुरु जी लगा थे महात्मा कर ले बनारस मेरे भाई मर रहे। निवेदन करेंगे कि पुष्प गुच्छ से उनका स्वागत करें। वेलकम पांडे सर। और
छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा एक नई योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें रामायण मंडली जो हर गांव में लगभग छत्तीसगढ़ में होते हैं, इनका ग्राम पंचायत स्तर पे कंपटीशन किया गया है। फिर उनके बाद जनपद पंचायत स्तरों पे भी कंपटीशन किया गया है और वहाँ के जो चयनित प्रतिभागी हैं वो आज जिला स्तरीय प्रतियोगिता में आए हुए हैं। सभी 9 विकास खंड से 9 टीम हमारे पास में आई हुई है। इसके बाद यहाँ से जो विजयी टीम होगी वो शिवरी नारायण में राज्य स्तरीय रामायण मंडली प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी, जो कि आयोजन जो है इसी अप्रैल में ही होने वाला है, अगले हफ्ते में, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की भी उपस्थित रहेंगे उस कार्यक्रम में। आज हमारे रायगढ़ जिले के इस नगरपालिक निगम स्टेडियम में जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, जिसमें हमारे रायगढ़ जिले के 9 विकास खंड से 9 रामायण मानस मंडलियां अपनी प्रतिभागिता के लिए आए हुए हैं और उनके द्वारा बहुत ही बेहतर ढंग से अपने पूरी टीम के साथ रामचरितमानस का गायन, वादन और कथावाचन प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसका चयन करने के लिए मूल्यांकन समिति में हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जो टीम बनाई गई है उसके हम सदस्य हैं और हम उनके प्रस्तुतिकरण, उनकी वेशभूषा, उनके विषय से संबद्धता इत्यादि को लेकर उनको चयनित करेंगे। चयनित करने के बाद वे प्रदेश स्तर पर हमारे रायगढ़ जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए मानस मंडली जो रामनवमी के अवसर पर जांजगीर चांपा जिला में संपन्न होगा, वहां हमारे रायगढ़ जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों में कांटे की टक्कर दिखाई देने लगी है। दोनों पार्टियों ने उपचुनाव पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि खैरागढ़ चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार मान ली है। वहीं देश में बेरोजगारी दर की रिपोर्ट पर कहा कि बेरोजगारी दर न्यूनतम दर में है। यह हमारे लिए संतोष का विषय है। लगातार जो हम काम कर रहे हैं उसका परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अब अपने नेताओं पर विश्वास रहा नहीं है और रमन सिंह चुके हुए नेता हो गए हैं, उनके नाम से वोट मिलेगा नहीं। अब इसलिए शिवराज सिंह को उनको बुलाना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि खैरागढ़ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार मान ली है। दूसरा जो बेरोजगारी दर है, अभी जो रिपोर्ट आया है वो सबसे न्यूनतम हमारे छत्तीसगढ़ का है। ये हमारे लिए संतोष का विषय है। क्या लगता है, क्या फैक्टर था जिसकी वजह से ऐसा हो पाया है? क्या चीज़? बेरोजगारी दर। लगातार जो हम लोग काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, रोजगार मूलक काम हम रख रहे हैं। हमारी सरकार की जो नीति है वो व्यक्ति आधारित है कि किसी व्यक्ति को केंद्र में रख के जब योजना हम बनाएंगे तो निश्चित रूप से उसके शिक्षा के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके रोजगार के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। और विभिन्न योजनाएं हमने जो लागू की है, जो देश भर में पहली बार लागू हुआ है, उसका लाभ मिल रहा है, जिसके कारण से संभव हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीते दिन इंद्रावती भवन नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में शामिल हुए। फेडरेशन द्वारा पुरानी पेंशन योजना बहाली के निर्णय के लिए मुख्यमंत्री बघेल का अभिनंदन किया गया। कर्मचारियों ने सीएम से महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग की, जिसके बाद सीएम बघेल ने कहा कि आने वाले दिनों में ये मांग जरूर पूरी होगी। देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील हैं और जो वो कहते हैं वो करते हैं। मैं उनको अभी से नहीं, मैं तो उन्हीं मठपाटन क्षेत्र का ही निवासी हूँ और कई सालों से मैं उनको जानता हूँ। अभी जब जा रहे थे, हम लोग चल रहे थे, तो थोड़ा उनको लगा अरे कमल ज़्यादा चिंतित हो गए क्या? तो बोला नहीं मैं कोई चिंतित नहीं हूँ। अरे मैं बोल दिया ना, अरे महंगाई भत्ता दूंगा। ये मतलब एक सहजता, एक सरलता मुख्यमंत्री का। मुझे पूरा विश्वास है, 110% विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही जल्द जो है प्रदेश के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देंगे। छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सम्मान समारोह कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा किया गया था। 10,000 से अधिक कर्मचारियों के बीच में हमारे मुख्यमंत्री जी ने पुरानी पेंशन योजना के लिए हमने उनका सम्मान किया। उन्होंने कहा बहुत जल्दी मैं महंगाई भत्ता को खुशखबरी दूंगा और उन्होंने हंसते हुए मजाक में ये भी कहा कि आप लोग तो सम्मान के लिए बुलाए थे, मांग रख दिए। मुझको मांग के बारे में जानकारी नहीं है, अधिकारियों से चर्चा करूंगा, उसके बाद मैं उसको भी पूरा करूंगा। भूपेश है तो भरोसा है, विश्वास है। उन्होंने कहा है तो महंगाई भत्ता देंगे, क्योंकि 17% महंगाई भत्ता हम लोग केंद्रीय कर्मचारी से, राजस्थान के कर्मचारी से, मध्य प्रदेश के कर्मचारी से पीछे हो गए। नई पेंशन योजना में 2,88,343 के आसपास, ये कह लीजिए 2,90,000 लोग शामिल थे। उनके परिवार का
भविष्य असुरक्षित था, क्योंकि उनको पेंशन कितना मिलेगा ये निश्चित नहीं था। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि ओल्ड पेंशन योजना छत्तीसगढ़ में लागू किया जाए, और लागू हुआ। हमारे बहुत सारे कर्मचारियों को लगता है कि मुझे क्या मिला। मैं ये कहता हूँ कि खुदा ना खास्ता कल को मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार में जिसको भी नियुक्ति मिलेगा उसका तो भला होगा, मेरे आने वाली पीढ़ी है उनका तो भला होगा। तो जब इतना बड़ा एक उपलब्धि मिला है, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने का रणनीति तय किया था, और रणनीति में और भी कुछ था। महंगाई भत्ते के लिए चर्चा तो थी, लेकिन नहीं हो पाया। छत्तीसगढ़ के नाम अब एक और उपलब्धि जुड़ गई है। दरअसल सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी संगठन ने बेरोजगारी के नवीनतम आंकड़े जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक छत्तीसगढ़ देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य बन गया है। आंकड़ों के अनुसार प्रदेश की बेरोजगारी दर मार्च के महीने में अब तक के सबसे न्यूनतम स्तर 0.6% पर पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ द्वारा रचे इस नए कीर्तिमान को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को इसकी बधाई दी है। वहीं कांग्रेस के नेता इस उपलब्धि को सरकार की बेहतर नीतियों का नतीजा बता रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस सरकार की नीतियों का परिणाम है कि आज छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर देश में सबसे कम है। छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर 0.6% है, जबकि देश की बेरोजगारी दर 7% से भी अधिक है। इस उपलब्धि के लिए कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री को, कांग्रेस की सरकार को बधाई देती है। निश्चित तौर पे जो योजनाएं छत्तीसगढ़ में बनाई गई उसका परिणाम है कि आज छत्तीसगढ़ के युवाओं को, छत्तीसगढ़ के लोगों को भरपूर मात्रा में रोजगार मिल रहा है। ऐसे समय जब देश में रोजगार का संकट है, उस समय छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर देश में सबसे कम होना भूपेश बघेल की सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। जांजगीर चांपा के केएसके महानदी वर्धा पावर प्लांट के मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन किया। वेतन में कमी को लेकर मजदूरों ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये पावर प्लांट अकलतरा थाना क्षेत्र में आता है। दुर्ग के नगर पालिका निगम में महिला पार्षद मीना सिंह के साथ दुर्व्यवहार करना राशन कार्ड इंचार्ज को भारी पड़ गया। इसी मामले को लेकर जनप्रतिनिधियों की शिकायत पर उच्च अधिकारियों ने जांच पड़ताल कर राशन कार्ड प्रभारी चंदन मनहरे को सस्पेंड कर दिया है। राशन कार्ड धारियों को 2.5 महीने 3 महीने में राशन कार्ड दुर्ग शहर में नहीं मिल पा रहा है, और इस विषय पर मैं और बहुत सारे विभिन्न पार्षद भाई वहां पहुंचे, जनसामान्य भी थी। तो राशन कार्ड प्रभारी चंदन मनहरे के द्वारा न बल्कि बदतमीजी की गई, बल्कि अपने वरिष्ठ अधिकारियों को, माननीय महापौर जी को अपशब्द कहे गए, अपमानजनक शब्द कहे गए। इस विषय को लेके काफ़ी हुई, और आज भी राशन कार्ड में विसंगति है। इस बात की जानकारी हमने आयुक्त महोदय को दी। उन्होंने संबंधित राशन कार्ड प्रभारी को निलंबित किया, और इसके साथ ही साथ नई व्यवस्था बनाने के लिए हम सब पार्षदों ने मांग की है कि जो भी व्यक्ति राशन कार्ड बनाने दुर्ग निगम में आए उसे पावती मिले, संबंधित समय में, निर्धारित समय में उनके राशन कार्ड मिले। तो इसमें निलंबन की कार्रवाई एक अधिकारी को की गई है, और बहुत जल्द ही इस पे एक राशन कार्ड जो हमारे इंचार्ज हैं चंदन मनहरे जी ना, उनके संबंध में शिकायत प्राप्त हुआ था कि वो संबंधित सम्मानित पार्षद गढ़ से कुछ बदतमीजी किए हुए हैं। इस संबंध में मैंने अपने जो नोडल अधिकारी हैं राशन कार्ड के, उनको मैंने भेजा था, और उसमें समक्ष में उपस्थित होकर इसका जांच कराया गया। सभी का पंचनामा लिया गया, और फिर मैंने व्यक्तिगत रूप से आकर यहाँ पर इससे संबंधित सम्मानित पार्षदगण और चंदन मनहरे दोनों का पक्ष सुना। पक्ष सुनने के बाद फिर प्रथम दृष्टया जो है इनकी गलती पाई गई। इसके आधार पर इनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया है, और इन फ्यूचर जो है इनके ऊपर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। रायगढ़ जिला न्यायालय में गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला। पार्षद संजना शर्मा आत्महत्या मामले में आरोपी अमित पांडे को बीते दिन कोर्ट में पेश होना था, लेकिन अचानक अधिवक्ताओं ने उसकी जमानत के आवेदन को वापस ले लिया और उसे कोर्ट में पेश नहीं किया गया, जिसके बाद आपत्ति दर्ज कराने पहुंचे संजना शर्मा के पिता ने मीडिया के जरिए अपील करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं पार्षद दल के नेताओं ने अमित पांडे की पैरवी करने वाले अधिवक्ता अभिजीत मलिक से मुलाकात करते हुए कहा कि इनका साथ ना दें और दोषियों पर कार्रवाई करने में मदद करें। इसमें जैसे हम लोग कोर्ट में आए तो हम लोग को ये मालूम चला कि आरोपी अमित पांडे के तरफ से जमानत याचिका जो है वो अभिजीत मलिक के द्वारा लगाई गई है। तो इसमें हम सभी पार्षदों ने एक विचार विमर्श करते हुए उनके समक्ष जाके यह आग्रह किया
चूँकि आप भी एक निगम के परिवार के सदस्य हैं, निगम के वकील, और हम भी निगम के परिवार के सदस्य हैं, और संजना शर्मा जिनकी डेथ हुई है वो भी एक निगम का हिस्सा थी। तो इस संदर्भ में हम सभी ने उनसे अपील की कि जो आप आरोपी के तरफ से वकालत कर रहे हैं इसमें कृपया हमारा सहयोग कीजिए और उनके ज़मानत में किसी प्रकार का सहयोग ना करें, जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया कि चलो इसमें विचार करते हैं। और आज का तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आज का ड्राफ्ट हो जाएगा और डेट आगे की बढ़ जाएगी, ऐसा उन्होंने जवाब दिया था। मेरी बेटी को जिसने ब्लैकमेल करके पत्रकार ने इस तरह का मौत दिया है, उसके लिए मैं है कि उसका जमानत ना हो, उसको सज़ा मिले। मेरा एक और निवेदन है कि जिस तरह मेरी बेटी जान दी है इन लोगों के कारण ब्लैकमेलिंग की तरफ से, तो अब भविष्य में ऐसा ना हो कि कोई दूसरी बेटी भी ऐसा करे इनके कारण, ब्लैकमेलिंग के कारण। मैं यही चाहता हूँ, और क्या चाहूँगा। अब तो चली गई हो, जाना था, और उसके बारे में क्या बताऊँगा। जनता जान रही है, दुनिया जान रही है, हम क्या क्यों बोले, मैं उसके बारे में क्या बताऊँ। अमित पांडे की तरफ से माननीय न्यायालय के समक्ष एक बेल एप्लीकेशन 439 का पेश किया था और जमानत हेतु निवेदन किया था। आज माननीय न्यायालय ने हमें सुनवाई के लिए डेट दिया था। सुनवाई के दौरान हमें ये लगा कि ये प्रकरण अभी इन्वेस्टिगेशन में एकदम इनिशियल स्टेज में है, और अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन होता है तो वास्तव में जो मृतिका है उसके मृत्यु का जो वास्तविक कारण है वो क्लियर हो पाएगा। चूँकि इन्वेस्टिगेशन एकदम इनिशियल स्टेज में है और इस स्टेज में ये तय कर पाना बहुत कठिन है कि वास्तव में इसमें कल्पित कौन है, और माननीय न्यायालय को भी आदेश करने में अभी वर्तमान में इस स्टेज में आदेश करने में अनेक कठिनाई होगा। इसलिए हमने इन सभी बिंदुओं पर विचार करते हुए और थोड़ा सा प्रतीक्षा करने का फैसला किया है, और हमने इसी आधार पर माननीय न्यायालय से निवेदन किया है कि हम ये चाहते हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से कि इस प्रकरण में निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन करे, और जब और थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन आगे आ जाएगा उसके बाद इस प्रकरण में आगे की प्रोसीडिंग करेंगे। सरगुजा जिले के मैनपाट में पति ने पत्नी को डंडे से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। ये मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि पत्नी को जान से हाथ धोना पड़ गया। बता दें कि जब बच्चों ने विवाद को रोकने की कोशिश की तब उन्हें भी चोट लग गई। हालांकि बच्चों को कमलेश्वरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही बता दें कि कमलेश्वरपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ग्राम लुरेना की घटना है। जसवंत माझी अपने पत्नी को मार पीट करके हत्या कर दिया। उसमें मृतिका रूपनी के पिताजी और उसके बच्चे को चोट लगा था। पीएचसी कमलेश्वरपुर में भर्ती हैं, इलाज चल रहा है। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय भेज दिए हैं। आईपीएल 2022 की शुरुआत होते ही क्रिकेट सट्टों पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। रायपुर के आजाद चौक और आमानाका थाना क्षेत्र में क्रिकेट सट्टे के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए सभी आरोपी ऑनलाइन ऐप के जरिए सट्टे का संचालन कर रहे थे। जानकारी देते हुए आजाद चौक सीएसपी रत्ना सिंह ने बताया कि आमानाका पुलिस ने सट्टे के काले कारोबार से जुड़े 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं इनके पास से 20,000 रुपए नकद और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। वहीं आजाद चौक पुलिस ने भी 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। ऑनलाइन सट्टे की शिकायत मिलने के कारण आज़ाद चौक और आमानाका 2 इलाकों में कार्रवाई की गई है। दोनों ही जगह से मोबाइल के द्वारा सट्टा खिलाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। तो आमानाका से 2 आरोपी रोहित सिंह और विशाल कश्यप के ऊपर कार्रवाई की गई है। साथ ही उनके पास से लगभग 20,000 रुपये भी बरामद हुए हैं। उनके मोबाइल भी जब्त किए गए हैं और आज़ाद चौक से लगभग 5 लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है और उनके साथ उनका सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल वगैरह जो भी था उसको भी जब्त किया गया है। भिलाई पुलिस ने ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी है। लगातार तीसरी बड़ी कार्रवाई हो रही है। बता दें कि पकड़े गए आरोपी छावनी थाना क्षेत्र में सट्टा खेल रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से नकदी, मोबाइल फोन जब्त किए हैं। पकड़े गए सटोरियों के बैंक खाते की जानकारी ली जा रही है। शुरुआत के बाद से ही आईपीएल सट्टा की सूचना मिलने पर दुर्ग पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। कल रात में भी आईपीएल का मैच चल रहा था। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिलने पर दुर्ग पुलिस की टीम ने घेराबंदी करते हुए 8 लोगों को पकड़ा, जो कि
महादेव आईडी के नाम से आईपीएल सट्टे का कारोबार कर रहे थे। क्या क्या जब्ती हुआ सर? इनके पास से मोबाइल और कुछ मात्रा में एटीएम, पासबुक और कुछ टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं और कैश लगभग 50,000 से 50,000 के आसपास कैश है और लाखों के साथ पट्टियाँ है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।